नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। खाप पंचायतों व संगठनों की चेतावनी, मांगों को लेकर 31 जनवरी को सड़कों पर उतरेंगे। शुक्रवार को दादरी जिला के सरोखाप सरो संगठन की महापंचायत बाबा स्वामी दयाल धाम फोगाट खाप प्रधान बलवंत सिंह की अध्यक्षता में हुई। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा, MSP पर कानून, किसानों पर आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लेना आदि मुद्दों पर सरकार ने अपनी वादा खिलाफी दिखाना आदि पर चर्चा हुई। सरकार की वादा खिलाफी को देखते हुए किसान मोर्चा ने यह फैसला लिया है कि 31 जनवरी सोमवार सुबह 10 बजे जिला व तहसील स्तर पर सरकार का विरोध किया जाएगा। कथित संत रामपाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। कथित संत रामपाल ने अपने खिलाफ बरवाला में 18 नवंबर 2014 में देश विरोधी गतिविधियों IPC और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज मामलों में नियमित जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। उस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 26 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। मामले में हाईकोर्ट पहले ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। इसके साथ ही रामपाल के खिलाफ दर्ज अन्य सभी मामलों की जानकारी भी मांगी हुई है। अब सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हुई लागू। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसके लिए पॉलिसी तैयार कर ली है। प्राचार्यों के स्थानांतरण के लिए पात्रता तिथि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मानी जाएगी, जबकि 30 अप्रैल को वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों की गणना की जाएगी। पात्र प्राचार्य 1 मई से 15 मई तक 5 कॉलेजों के ऑनलाइन विकल्प भर सकेंगे। इसके बाद 1 जून को स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा पर बड़ा फैसला, सरकार ने वापस लिया अपना आदेश। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी किए गए आदेश को वापस ले लिया गया है। 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, बल्कि जिला स्तर पर ही परीक्षा ली जाएगी। यह जानकारी पत्रकार वार्ता करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने दी। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों में 10वीं और 12वीं के बाद 5वीं और 8वीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए भी अब बोर्ड परीक्षाएं आयोजित किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की थी, मगर इसे लेकर 2 मत सामने आए थे। कोई इसे सही बता रहा था तो कोई इस फैसले पर सहमत नजर नहीं आ रहा था। जनमत की ओर से मिलने वाली प्रतिक्रिया को देखते हुए शायद इस फैसले को बदला गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहां बोर्ड मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह, उपाध्यक्ष VV यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में कुल 1,87,951 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें 58,391 पुरुष तो वहीं 1,29,559 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 16.72 एवं महिलाओं अभ्यर्थियों का 12.26% रहा। एस्टेट के दौरान 66 विद्यार्थियों को बोर्ड प्रशासन ने नकल करते हुए पकड़ा था। इनमें से बोर्ड प्रशासन ने 58 अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 2 के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। वहीं 50 अभ्यर्थी अब 1 साल तक एस्टेट परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वहीं 8 अभ्यर्थियों को क्लीन चिट दी गई है। जिन 2 अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज कराई गई है, वे 5 साल तक एस्टेट परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा आम जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए आरंभ की गई CM विंडो के प्रति लोगों का रुझान निरंतर बढ़ रहा है। जनवरी महीने में आई 9,658 शिकायतों में से चंडीगढ़ के लोगों ने 275 शिकायतें दर्ज करवाई हैं। 28 जनवरी तक CM विंडो पर प्राप्त 9,658 शिकायतों में से सर्वाधिक 663 शिकायतें हिसार जिले से प्राप्त हुई है, जबकि चरखी दादरी से सबसे कम यानी 175 शिकायतें दर्ज करवाई गई है। साल 2014 से आरंभ की गई CM विंडो के माध्यम से 8.5 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान अब तक किया गया है। अब तो आलम यह है कि RTI एक्टिविस्ट भी मानने लगे हैं कि CM विंडो के माध्यम से शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई होती है। राजकीय मिडिल स्कूलों में कार्यरत SCBC मुख्य अध्यापकों की योग्यता जांचने के लिए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के लिए विभाग के निदेशक ने 3 कमेटियों का गठन कर दिया है। ये कमेटियां अब जांच करेंगी और 17 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इस संबंध में विभाग के निदेशक ने आदेश जारी कर 7 फरवरी से जांच करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मुख्य सचिव ने 29 जून 2021 को अनुशंसा की थी। आरोप थे कि ऐसे अध्यापकों को भी पदोन्नत करके मिडिल हेड बना दिया गया है, जो इसके लिए निर्धारित योग्यताएं भी पूरी नहीं करते थे। शिकायतों की संख्या बढ़ने पर विभाग ने एक्शन लिया और जांच के आदेश जारी कर दिए। हरियाणा में बेमौसमी बारिश की मार, 16,000 से अधिक किसानों ने मांगा मुआवजा। अक्टूबर में बारिश से खराब हुई धान कपास की फसलों के मुआवजे का इंतजार कर रहे हरियाणा के किसानों को जनवरी में हुई बेमौसमी बारिश की मार झेलनी पड़ी है। अब सबसे अधिक
सरसों, गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद है। वीरवार तक प्रदेश भर में 16,617 किसानों ने कृषि विभाग से संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन भी विशेष गिरदावरी की मांग कर चुका है। अब तक अंबाला और रेवाड़ी जिलों में सबसे अधिक आवेदन आए हैं। रेवाड़ी जिले में जल भराव के कारण गेहूं और सरसों की फसल को हुए नुकसान से करीब 2,538 किसानों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं अंबाला में लगभग 2,110 किसानों ने फसल को नुकसान होने का दावा करते हुए मुआवजा मांगा है। वहीं मेवात, रोहतक, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, भिवानी और करनाल से किसानों ने मुआवजे की मांग की है। देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने किया सुई गांव का जिक्र। स्व प्रेरित आदर्श गांव है सुई। राष्ट्रपति ने बुधवार को 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। 22 मिनट के संबोधन के दौरान उन्होंने करीब 1 मिनट तक भिवानी के स्व प्रेरित आदर्श गांव यानी सुई का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति ने गाँव का स्वरूप ही बदल दिया है। बता दें कि गाँव सुई स्व प्रेरित आदर्श गाँव है। गाँव निवासी सेठ श्री कृष्ण जिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर गाँव में विकास कार्य करने की ठानी थी। उन्होंने करीब 25 करोड़ से गाँव में विकास कार्य करवाकर गांव की सूरत ही बदल दी है। उन्होंने अपने गांव में स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण, आधुनिक सुविधाओं से लैस साइंस लैब व पुस्तकालय, 6 एकड़ में झील का निर्माण, गांव में 7 उद्यान का निर्माण, गौशाला का निर्माण, पूरे गांव में इंटरलॉक की गलियां, जरूरतमंद परिवारों के लिए शौचालय निर्माण, गांव में 6 बड़े हॉल सहित एक सभागार निर्माण, पूरे गांव को जगमग करती हुई 250 से अधिक सौर ऊर्जा से लगी लाइटें लगवाकर विकास कार्यों की मिसाल पेश कर दी है। यह जानकारी मिलने पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काफी प्रभावित हुए और 17 नवंबर 2020 को वे सुई गांव में उन सभी विकास कार्यों का शुभारंभ करने के लिए सुई पहुंचे थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों ही 65 पार हैं। हुड्डा 74 वर्ष के हैं तो मनोहर लाल 67 साल के हैं। दोनों एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं कि राजनीति में मर्यादा को कभी नहीं भूलते। हुड्डा जब भी सरकार पर कोई सवाल उठाते हैं तो वह मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत नाम लेकर कोई भी प्रहार नहीं करते हैं। हुड्डा सिर्फ इतना कहते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। इसी तरह मनोहर लाल हुड्डा का नाम लिए बगैर कहते हैं कि मेरे विपक्ष के मित्रों ने यह कर दिया और वह कर दिया। मनोहर लाल को यह कहते हुए कभी नहीं सुना होगा कि हुड्डा के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह कहते हैं कि विपक्षी मित्रों के पास कोई मुद्दा नहीं है। दोनों की इस जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग पर बाकी विपक्ष इसी उधेड़बुन में लगा रहता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हरियाणा में ठंड का सितम जारी है। अभी इससे निजात मिलना मुश्किल है। हालांकि वीरवार को धूप की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली। मौसम विभाग ने राहत की संभावना से इनकार किया है। अभी सर्दी का कहर जारी रहेगा। कोहरा और शीतलहर भी चलेगी। जनवरी की शुरुआत से ही हरियाणा भीषण ठंड से कांप रहा है। पहाड़ों के ढलानों के नीचे की बर्फीली हवाएं राष्ट्रीय राजधानी और उससे भी आगे तक यात्रा करते हुए प्रवेश करेंगी और अगले लगभग एक सप्ताह के लिए और ज्यादा ठंड की स्थिति पैदा हो सकती है। 2 और 3 फरवरी को दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान 29 और 30 जनवरी को पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। इसी की वजह से राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश प्रधान ने कहा है कि राज्य सरकार 5 फरवरी से सभी कक्षाओं की ऑफलाइन क्लासेज के लिए स्कूल खोले। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगर सरकार सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल 5 फरवरी से नहीं खोलती है तो 7 फरवरी को सभी स्कूलों को स्वयं से खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार खुद कोरोना को लेकर WHO की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है, जबकि कोरोना को लेकर एक्सपर्ट ने स्कूल कॉलेज खोलने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं खुलने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके अलावा कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में स्कूल अब जल्द खोले जाने चाहिए। गोहाना में निजी स्कूल संचालकों की प्रदेश स्तरीय बैठक में इस पर विचार किया गया। बता दें कि राज्य में कक्षा 10 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल 1 फरवरी से खोले जा रहे हैं, मगर जूनियर क्लासेज के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हरियाणा के करनाल में आंगनवाड़ी वर्करों हेल्परों ने मांगों को लेकर शुक्रवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर रोष जताया। सुबह से ही आंगनवाड़ी वर्कर फुहारा पार्क में इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। पार्क से शुरू होकर पूरे शहर में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से प्रदर्शन किया। यूनियन की पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह आंदोलन को जारी रखेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की नेता रूपेंद्र राणा ने बताया कि हम भी किसानों की बहु बेटियां हैं, किसानों के ही नक्शे कदम पर चलेंगी। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 52 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। बाइडेन की धमकी का असर। रूसी विदेश मंत्री बोले यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत करना हमारा हक।
यूक्रेन और रूस विवाद में फिलहाल जंग का खतरा खत्म होता नजर आ रहा है। शुक्रवार दोपहर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा, यूक्रेन पर हमले का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम किसी भी तरह की जंग का आगाज नहीं करना चाहते। हालांकि लावरोव ने यह भी साफ कर दिया है कि रूसियों को अपने मुल्क की हिफाजत का उतना ही हक है जितना किसी और देश को। लावरोव का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गुरुवार रात दी गई उस वार्निंग के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को व्यक्तिगत तौर पर भी इसकी कीमत चुकानी होगी। व्हाइट हाउस ने पुतिन पर व्यक्तिगत तौर पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। ट्राई का टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश, प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को 28 की जगह 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी देनी होगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है। ट्राई ने शुक्रवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर यानी एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने के लिए वैलिडिटी के साथ रखना होगा। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी होती है, जिसकी वजह से कस्टमर को एक साल में 13 बार मंथली रिचार्ज कराना होता है। ट्राई के इस नए फैसले के बाद माना जा रहा है कि ग्राहकों की ओर से एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। ऐसा होने से ग्राहकों के एक महीने के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बचेंगे।